देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच बिलोंग टू लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब मेटल को निकालना है। जैसे ये बिलोंग टू, किस मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, विच बिलोंग टू लो रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब यहाँ पर कॉपर है आपका, तांबा, ठीक है, और मरकरी और सिल्वर यानी चांदी, इनका अभी हम लोग देखेंगे। इनमें सबसे पहले नोट हम लोग देख लें। नोट क्या है कि दिस मेटल्स आर मेनली फाउंड इन फ्री स्टेट। इसके पहले मैंने जब रिएक्टिविटी सीरीज के में आप लोगों को बताया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, तो मैंने बताया था कि ये मेटल्स जो होते हैं कौन से, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, मेनली फाउंड होते हैं किस, फ्री स्टेट में या प्योर स्टेट में या एलिमेंटल फॉर्म में या फिर कॉम्बाइंड स्टेट में। ये फ्री कॉम्बाइंड मतलब ये कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, है ना, कंपाउंड के फॉर्म में होंगे। जैसे कि देखिए कॉपर सल्फाइड कंपाउंड है, कॉपर ऑक्साइड ये फ्री स्टेट है, ये जो है आपका फ्री स्टेट में है, और कॉपर सल्फाइड साथ में यहाँ पर भी आप देखते हैं कि इतने सारे दिए हैं, जैसे कि ये आपके या तो फ्री स्टेट में होंगे या कॉम्बाइंड स्टेट में, लेकिन मेनली जो है ये सल्फाइड फॉर्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सल्फाइड फॉर्म क्या होते हैं, तो ये वाला फॉर्म सल्फाइड फॉर्म, these metals are mainly extracted from सल्फाइड ओर्स, ठीक है। ये मेटल सल्फाइड ओर से, मतलब इससे अभी हम लोग निकाल कर देखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्या इससे भी निकाल सकते हैं, ये दोनों तो निकाल ही सकते हैं ना। यहाँ पर क्या है कि इसकी क्वांटिटी मान लीजिए कॉपर की 80% है, बट सिल्वर की आयरन की 20% है ना। तो 80% कॉपर है, इससे भी हम लोग कॉपर निकाल सकते हैं और आयरन को हटा देंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे, लेकिन हमारा सबसे अधिक क्वांटिटी यहाँ पर होगा 90%। तो ये जो है हमारा अधिक प्रॉफिटेबल होगा। अगर कॉपर सल्फाइड से निकालते हैं तो अधिक प्रॉफिटेबल होगा, और साथ में कॉपर ऑक्साइड से निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना हम लोगों को रोस्टिंग करनी है ना कैल्सिनेशन करनी है। नोट 3 क्या कह रहा, मेटल्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म। ये जितने भी मेटल हैं, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड तो है ही, जितने भी मेटल हैं उनको सबसे पहले ऑक्साइड के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मेटल ओर्स आर फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू, बिकॉज क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। ऑक्साइड से निकालने में इजी भी होता है और साथ में क्या होता है, प्रॉफिटेबली होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ये मैंने पहले भी बताया। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग किसको लेते हैं, कॉपर सल्फाइड को, कॉपर सल्फाइड को लेते हैं। अब इससे एक्सट्रैक्ट करना है हम लोगों को कॉपर सल्फाइड, इससे एक्सट्रैक्ट करना है कॉपर को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बताया था सल्फाइड फॉर्म में होने पर क्या किया जाता है, तो उसकी रोस्टिंग की जाती है। तो स्टेप 1 अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेप 1 आप लोगों को याद होगा, स्टेप 1 में हमने क्या बताया था, वहाँ पर बताया था कि वहाँ पर जो है क्रश किया जाएगा और ग्राइंड किया जाएगा। स्टेप 1 आपको इस मेटल ऑक्साइड को क्रश कर देना है प्लस ग्राइंड कर देना है, मैंने बताया था कि कॉमन है। स्टेप 2 जो था वो था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है, ये बताया था, ये भी कॉमन, ये 2 कॉमन स्टेप तो करना ही है। इसमें आपको जो है रिमूव करना होता है, रिमूव गैंग या मैट्रिक्स फ्रॉम ओर,
फ्रॉम ओर्स, ठीक है, रिमूव गैंग फ्रॉम ओर्स, ओर्स से आपको माने धुलाई कर देनी है, सफाई कर देनी है, साफ सफाई जरूरी है। चलिए 2 स्टेप के बाद हमारा स्टेप 3 जो है यही था कि स्टेप 3 में था क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है, जो सफाई किया हुआ ओर है उससे हम लोगों को मेटल एक्सट्रैक्ट करना। तो कौन सा मेटल लिया हमने लिया कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर सल्फाइड को। देखेंगे स्टेप 3 में क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, जो साफ किया गया ओर है उस ओर को हम लोग ले आते हैं। हम लोग कॉपर सल्फाइड को देखते हैं, कॉपर सल्फाइड को, ठीक है। तो जैसे कॉपर सल्फाइड को लिया हमने ये सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, चूंकि सल्फाइड ओर है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करनी होगी, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। साथ में कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर लें। पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉपर के हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 डाल दीजिए, यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे। देखिए कॉपर के 4 और यहाँ कॉपर के 4, ऑक्सीजन के 2 एंड 4 6, ऑक्सीजन के 6, सल्फर के 2, यहाँ भी सल्फर के 2। चलिए अब यदि हम लोगों को अभी तक प्योर कॉपर प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पर प्योर कॉपर नहीं मिला हम लोगों को, क्योंकि अभी जो मिला है वो कॉपर क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड से हम लोगों को निकालना है किसको, कॉपर को। और आप ये भी जानते हैं, मैंने बताया था कि लो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल ऑक्साइड्स से मेटल प्राप्त करने में किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास मान लीजिए यहाँ 100 ग्राम कॉपर सल्फाइड था, और कॉपर ऑक्साइड हम लोगों को मिला कितना, 80 ग्राम, 80 ग्राम। तो स्वाभाविक है कि 20 ग्राम कंटेनर में आपका बचा होगा। इस कॉपर सल्फाइड जो बचा हुआ है इसके साथ हम लोग फिर से एक रिएक्शन कर लेते हैं। कॉपर सल्फाइड जो बचा हुआ है सॉलिड फॉर्म में, उसके साथ इस ऑक्साइड का रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कब होगा, जब ये तो हीट हो रहा है, ये तो हीट हो ही रहा है हम लोग का। अब हीट होने से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। बचेगा क्या, तो बचेगा कॉपर और बचेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस हम लोग कर लेते हैं इसको, जैसे यहाँ 2 और यहाँ 6 देते हैं तो कितना हो जा रहा है, देखिए तो कॉपर के 2 2 जा 4 और 2 6, यहाँ कॉपर के 6, सल्फर के कितने हो गए, 2 हो गए। तो सल्फर के अगर हम लोग 2 बैठाते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन के, तो इस हिसाब से यहाँ पुट करते हैं हम लोग। अगर सल्फर के 2 हैं और उधर कितना है, सल्फर का 1 ही है ना, तो सल्फर का 1 है तो कैसे हम लोग बैठाएंगे इसको, 6 बैठा दिया ना। अब जोड़ लेंगे, सल्फर के 2 हैं तो यहाँ 2 कर देते हैं हम लोग, कितना हो गया, 2 बैठाने से होगा 2 2 जा 4। यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 ही है ना, तो ऑक्सीजन के 1 ही रहने दीजिए, उधर सल्फर भी 1 रहेगा। चलिए ये बैलेंस हो गया। अब हम लोगों को यहाँ क्या मिल गया, मेटल मिल गया, यही तो एक्सट्रैक्ट करना था। यहाँ पर क्या था, ये मेटल का ऑक्साइड था, मेटल ऑक्साइड से हमने मेटल को प्राप्त किया। इसमें क्या हुआ तो नोट करेंगे, नोट नो रेड्यूसिंग एजेंट,
यहाँ पर कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन को रिड्यूस करा दे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को रिड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम लोग इसी तरह जो है एक मरकरी का भी एनालाइज कर लेते हैं। HgS और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग रोस्टिंग। ठीक है, मरकरी का सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मरकरी का ऑक्साइड मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस आप लोग करने का खुद प्रयास करेंगे जहाँ तक हो बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मरकरी, यहाँ मैंने 2 बैठाया, 3 यहाँ 2 यहाँ 2। अब देखें तो मरकरी का 2 ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के हो गए 2 और यहाँ 4 6 हो गए ना। चलिए अब हमारा फिर से वही प्रोसेस जो कॉपर सल्फाइड के साथ था, यहाँ पर हमारा मान लीजिए यहाँ पर 100 ग्राम मरकरी का सल्फाइड था। मरकरी का ऑक्साइड जब मिला, मतलब मेटल का ऑक्साइड जब मिला, तो वह हमारा 80 ग्राम है। ठीक है, तो 20 ग्राम तो बचा हुआ है यहाँ पर सल्फाइड। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो बचा हुआ है मरकरी का सल्फाइड, उसके साथ इस मरकरी के ऑक्साइड को हीट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। हीट कर दिया, अब हम लोगों को प्योर मरकरी मिल जाएगा, Hg मिल जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाएगा। कहाँ कहाँ स्टेट देना है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको आप लिखेंगे। ये जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड में पाया जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है अब हम लोगों को इसको क्या करना है, तो बैलेंस करना है। क्या बैलेंस किया हुआ है, बैलेंस बिल्कुल किया हुआ है। यहाँ 3 देखिए तो 3 बैठा दिया मैंने, क्योंकि HgS है ना, Hg, तो 3Hg यहाँ पर हो जा रहा है। तो इधर भी कहीं बैठाना होगा, ऑक्सीजन के 2 है ना, तो यहाँ भी 2 बैठा देते हैं। देखिए Hg 2 और 1 3, Hg 3, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, सल्फर के 1, हो गया बैलेंस। तो ये जो मरकरी है यही हम लोग को प्योर मेटल मिल गया, प्योर मेटल आ गया। ठीक है, क्या इसके लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप लोग इसी तरह जो है और भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कॉपर मरकरी का दिखा दिया, सिल्वर का भी आप लोग लिख सकते हैं। और चूंकि मैंने ओर्स के नाम तो लिखा दिए हैं, वहाँ से आप लोग सिल्वर ओर्स के इसी प्रोसेस से, मतलब रोस्टिंग के प्रोसेस से किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए लो रिएक्टिविटी के अंतर्गत हम लोगों को समझ में आया कि वैसे मेटल जो लो रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करते हैं, उनके जो ओर्स होते हैं वो मेनली या तो फ्री स्टेट में होते हैं या फिर सल्फाइड ओर्स के रूप में होते हैं। तो सल्फाइड ओर्स के रूप में मेनली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसके लिए जब सल्फाइड ओर्स है तो हम लोग रोस्टिंग यूज करेंगे। एंड रोस्टिंग इज दैट प्रोसेस इन विच मेटल सल्फाइड्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पर हमने देखा कि मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया तो मेटल का ऑक्साइड मिला और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिला। इस मेटल के ऑक्साइड को पुनः इस मेटल के सल्फाइड से, मतलब Hg सल्फाइड से जो बचा हुआ था कंटेनर में, उसी के साथ ये फिर से स्ट्रांग, मानी स्ट्रांग नहीं है, जो हीट हो रहा है ना उसी प्रोसेस में। चलिए ये हो गया मेटल सल्फाइड, माने मरकरी का सल्फाइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट हुआ, मेटल का ऑक्साइड बना। अब इसमें जो बचा हुआ है मेटल ऑक्साइड बनने के बाद जो मेटल सल्फाइड बचा हुआ उसी के साथ वो रिएक्शन हो रहा है और हमारा क्या हुआ, माने इसको एक तरह से देखा जाए कि ऑक्सीजन से पीछा छुड़ाने के लिए जैसे सबसे पहले सल्फाइड वाले को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्सीजन से पीछा छुड़ाने
के लिए क्या है, तो केवल उसको हीट किया जाता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए। बाकी आप अब आगे देखेंगे मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में जो बिलोंग करते हैं मेटल, उनको हटाने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमारा कार्बन है, एल्युमिनियम है, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि मेटल्स को हम लोग लो रिएक्टिविटी सीरीज से किस प्रकार प्राप्त करेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि वैसे मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करते हैं उनका एक्सट्रैक्शन किस प्रकार होता है। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन जैसे आपका है जिंक, आयरन और लीड, ठीक है। जिंक, आयरन, लीड ये कौन से हैं, तो ये वैसे मेटल हैं जो बिलोंग करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए बिलोंग्स टू मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज कौन कौन से हैं, तो जिंक है, आयरन है और लेड है। नोट देखेंगे सबसे पहले इनका एक्सट्रैक्शन के लिए कि दीज मेटल्स, ये जो मेटल्स हैं वो मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर्स एंड कार्बोनेट ओर्स के ओर्स से प्राप्त किया जाता है। जैसे आप देखेंगे जिंक का ये सल्फाइड है, जिंक का कार्बोनेट है, ये आयरन का ऑक्साइड है और ये आयरन का सल्फाइड है, आयरन का कार्बोनेट है। तो जिंक सल्फाइड है तो इसके लिए तो रोस्टिंग होगा, इसके लिए रोस्टिंग, और यदि कार्बोनेट है तो इसके लिए कैल्सिनेशन याद रखेंगे, ठीक है, दोनों का। तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक का और आयरन का निकाल कर देखेंगे कि जिंक और आयरन का हम लोग किस प्रकार एक्सट्रैक्शन करते हैं। नोट 2 कहता है कि रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन C, एल्युमिनियम Al की जरूरत होगी। क्यों पता है, इनके जो ऑक्साइड होंगे, मतलब जब इनको सल्फाइड ओर वाले को जब स्ट्रांगली हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। जिंक के कार्बोनेट को यदि स्ट्रांगली हीट करेंगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और इनका जो मेटल का ऑक्सीजन के साथ है, किन मेटल का, जो बिलोंग करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज से, इनके बीच में मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑफ लव है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो अधिक है किसके कंपैरिजन में, तो लो रिएक्टिविटी वाले में। वहां आप देखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं हुई थी। मतलब मान लीजिए किसी बच्चे की दोस्ती अगर हो रही है किसी नॉटी बच्चे के साथ, तो मम्मी पापा केवल उनको डांट देते हैं तो वो हट जाता है, नॉटी बच्चे से दूर हो जाता है। वो हुआ था हमारा किसका, लो रिएक्टिविटी में। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने उन नॉटी बच्चों के साथ इतनी गहरी दोस्ती कर ली, इतना अधिक लगाव कर रखा है कि ये अलग, केवल डांटने से अलग होगा ही नहीं। तब क्या करना होगा, उनको स्टिक का प्रयोग करना होगा, स्टिक से समझाएंगे वो, है ना। तो यहाँ पर वो स्टिक का काम करेगा कार्बन और एल्युमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। अब हम लोग फर्स्ट अगर देखेंगे जिंक के, तो जिंक के सल्फाइड को अगर देखते हैं या जिंक के कार्बोनेट को देखते हैं तो उसमें से क्या निकल आता है हम लोग देखेंगे। हम लोगों के पास मेटल है अभी जिंक का कार्बोनेट, ठीक है, ये जिंक का कार्बोनेट है। तो कौन सा प्रोसेस यूज होगा, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन यूज करेंगे हम लोग, कैल्सिनेशन का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग स्टेप 1 जो था, स्टेप 1 याद करें क्या था। स्टेप 1 में हम लोग का क्या करना था, क्रशिंग करना था, प्लस क्या करना था, ग्राइंडिंग। मैंने कहा था ये किसी भी ओर्स के लिए होगा जो बिलोंग करता हो लो से, मीडियम से या हाई से। तो क्रश करना और ग्राइंडिंग करना, स्टेप 1। स्टेप 2 में
हम लोगों का क्या था, कंसंट्रेशन कर देना, कंसंट्रेशन कर देना ऑफ ओर्स की सफाई कर देना, सफाई, ठीक है, सफाई कर देना। ये दो प्रोसेस कॉमन है, मैंने कहा था। अब जब ओर्स ये साफ सुथरा होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आ जाता है तो इनको क्या करेंगे, अब इनसे हम मेटल ऑब्टेन करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार मेटल बाहर आता है। ठीक है, तो देखेंगे। पहले हमने लिया जिंक का कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, ऑक्सीजन नहीं दिखाएंगे यहाँ पर ना, कैल्सिनेशन है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हीट करेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। चलिए, जिंक कार्बोनेट को हीट कर दिया, क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड मिल गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड काफी गर्म किया जा रहा है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब मैंने कहा था कि रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होगी, क्यों, इससे पीछा छुड़ाने के लिए। जिंक ने गहरी दोस्ती कर रखी है ऑक्सीजन से और इसको डांटने से भी नहीं छोड़ रहा है, ऑक्सीजन को डांट दिया कि गर्म करना मतलब डांटना। अगर हीट करते जाएंगे तो भी ऑक्सीजन का साथ नहीं छोड़ रहा। ले आइए इसके लिए उपकरण, कार्बन और या एल्युमिनियम का। हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, बैलेंस है कि नहीं आप देख लेंगे, यहाँ पर बैलेंस है। देखिए, ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन के 3, जिंक के 1, कार्बन 1। ठीक है, अब हमारा ये कितना स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया हमारा 3 में। ठीक है, स्टेप 4 में जो है रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग जिंक ऑक्साइड को यहाँ पर ले आते हैं, जिंक ऑक्साइड, और कार्बन के साथ इसको जो है हीट किया जा रहा है। कार्बन के साथ क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो जैसे ही कार्बन के साथ हीट होगा तो कार्बन की क्षमता है कि ये ऑक्सीजन को क्या होगा, यहाँ से रिड्यूस करेगा, यहाँ से रिड्यूस करेगा, तो ये जिंक हम लोगों को मिल जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, तो जिंक में ऑक्सीजन था तो ये वाला प्रोसेस देखेंगे, क्या हो गया, रिडक्शन, रिड्यूस हो गया ना, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो उस प्रोसेस को रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, कार्बन। कार्बन क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट याद रखेंगे, जो रिड्यूस कराता है ऑक्सीजन को वो रिड्यूसिंग, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन को चुरा लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा रिडक्शन। क्या इसमें ऑक्सीडेशन भी हुई, बिल्कुल हुई। आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है, यहाँ पर जो ये कार्बन है, कार्बन जाकर क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। याद है ना इसका डिफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी रिड्यूस हो जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ठीक है, कार्बन ने ऑक्सीजन को जोड़ लिया, ऑक्सीडेशन, और जिंक ने ऑक्सीजन को हटा दिया, तो यहाँ रिडक्शन। तो हम लोगों को क्या हुआ, ये जो है जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन आपका बुक में देखेंगे सॉलिड फॉर्म में दिया है, सॉलिड फॉर्म ही लिखेंगे, और ये तो गैस के फॉर्म में है। बैलेंस है क्या, बिल्कुल बैलेंस है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जिंक कार्बोनेट से हमने जिंक प्राप्त किया। एक और हम लोग देख लेते हैं, क्या जिंक सल्फाइड से भी हम लोग जिंक को इसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं इसमें, हम लोगों का जिंक सल्फाइड को ले लेते हैं। जिंक
जिंक सल्फाइड। अब सल्फाइड और है तो क्या यूज होगा, रोस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है ना। सबसे पहले स्टेप 1 क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करना है। स्टेप 2 जब हमने पाउडर के फॉर्म में कर दिया तो उसकी साफ सफाई करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ और साफ सफाई भी हो गया। स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजेस आती है, क्या इसमें भी इसी तरह के प्रोसेस आएंगे काम। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे रोस्टिंग। मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि सल्फाइड और होगा तो रोस्टिंग और कार्बोनेट और होगा तो कैल्सिनेशन, ठीक है। ऑक्सीजन को दिखा दिया। अब ऑक्सीजन को दिखा दिया तो हमारा बन गया जिंक ऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस आप लोग कर लेंगे, ठीक है। जिंक 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं 2, 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे जिंक 2 हो गया, तो यहाँ जिंक 2 कर लेंगे, ठीक है। जो भी होगा बैलेंस कर लेंगे। और साथ में जिंक ऑक्साइड के साथ में, अच्छा ये पता है आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड जो बनता है वो कंपाउंड बनता आखिर कैसे है। कंपाउंड्स जो हम लोग बना रहे हैं तो कंपाउंड्स बनता कैसे है, बैलेंस करने में हम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है ना, तो इसका तो फॉर्मूला हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो जिंक ऑक्साइड सही है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी है हमारा। अब इसको बैलेंस करके देखेंगे। पुनः जब हमारा जिंक ऑक्साइड आ गया तो इसको क्या करेंगे, कार्बन के साथ, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं। और हीट करेंगे तो ये कार्बन क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन को चुरा लेगा, जिंक से हटा देगा, माने रिड्यूस कर देगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म ही लिख देंगे। चलिए दोनों प्रोसेस समझ में आ गया। बैलेंस करने वाला आप लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक और देख लेते हैं आयरन के केस में। आयरन के केस में चलिए, आयरन में क्या है, हम लोग आयरन के ऑक्साइड को लेते हैं। ऑक्साइड को निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सल्फाइड वाले के लिए रोस्टिंग यूज़ करेंगे, इसके लिए कैल्सिनेशन। ऑक्साइड वाले फॉर्म को देख लेते हैं। तो ऑक्साइड किसका है, आयरन का, Fe2O3। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ना रोस्टिंग करेंगे ना कैल्सिनेशन करेंगे। ऑक्साइड से तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो ऑक्साइड से कैसे निकालेंगे, देखें। स्टेप 1, स्टेप 2 ये तो कॉमन है, याद रखेंगे, बार बार मुझे लिखना ना हो। कॉमन है, क्रशिंग ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन सफाई कर देना। स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में हमने कौन सा और लिया है, और लिया है Fe2O3 को। इसको क्या करना है, ये तो ऑक्साइड के फॉर्म में है, केवल रिड्यूसिंग एजेंट लगा दीजिए। एल्युमिनियम क्यों लगाया, कार्बन क्यों नहीं लगाया, कारण पूछ देगा आप लोगों को। देखिए ये जो आयरन है इस ऑक्सीजन के साथ इतना गहराई से जुड़ा है कि उसके लिए वो स्टिक काम नहीं आ रहा है, वो स्टिक काम नहीं आ रहा, उसके लिए एकदम स्टील वाला बेत चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कार्बन में उतनी ताकत नहीं है, कार्बन उतना ताकतवर नहीं है कि इससे लड़कर ऑक्सीजन को अलग कर लेगा, चुरा लेगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एल्युमिनियम के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे ही ये रिड्यूस करेगा,
इसको तो हीट करना ही होगा। और यहाँ नहीं लिखेंगे आप रोस्टिंग या कैल्सिनेशन नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा आयरन। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe, और साथ में एल्युमिनियम जो है अपना ऑक्साइड बना लेगा Fe, और एल्युमिनियम क्या करेगा, अपना ऑक्साइड बना लेगा। बैलेंस करने की बात है, बैलेंस करेंगे, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन आप सॉलिड ही यहाँ लिखेंगे, सॉलिड आपके पुस्तक में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर Fe हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 बैठा दिया मैंने। एल्युमिनियम के कितने हैं, एल्युमिनियम के यहाँ पर 2 हैं, तो 2 बैठा दिया। ऑक्सीजन के देखें, ऑक्सीजन के 3 हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ 3 है, बैलेंस हो गया। ये क्या है हमारा, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो आयरन से ज़्यादा ताकतवर है, याद रहेगा, एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा ताकतवर है, तो लड़ झगड़ कर ऑक्सीजन को अलग करके खुद अपने आप में ले लेगा। ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, रिड्यूसिंग। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, इस प्रोसेस में आप देखेंगे तो रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हुआ भैया, रिडक्शन इसलिए हुआ कि आयरन के साथ ऑक्सीजन था तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। देखिए यहाँ Fe अकेला बच गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो रिडक्शन हो गया, मतलब ऑक्सीजन निकल गया। और ऑक्सीडेशन हुआ, बिल्कुल हुआ, यहाँ पर एल्युमिनियम अकेले था, ऑक्सीजन को जोड़ लिया तो ऑक्सीडेशन हुआ। और आपने चैप्टर 1 में देखा है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब साथ साथ होता है उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टेप 3 जो है इसके लिए काफ़ी था, और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेप में सभी के जितने भी मैंने बताया, चाहे लो रिएक्टिविटी का हो, मीडियम का हो, तो इसमें हमारा अगला स्टेप, जैसे अगर स्टेप 4 हो गया, इसके पहले मैंने पढ़ा था स्टेप 3 है स्टेप 4। स्टेप 4 का जरूरत पड़ जाता है जब सल्फाइड या कार्बोनेट हो, तो एक प्रोसेस उसका क्या हो जा रहा है, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट, लेकिन या तो ऑक्साइड में पहले से है, आसानी से निकाल सकते हैं, तो स्टेप 3 में हो गया। स्टेप 4 जो है इसका रिफाइनिंग हो जाएगा, और बाकी के लिए क्या हो जाएगा, तो बाकी के लिए स्टेप 5 में रिफाइनिंग हो जाएगा। यही तो था मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में बिलोंग करने वाले मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने को जा रहे हैं कि जो वैसे मेटल जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसा होता है, क्या उसके ऑक्सीडेशन मजबूत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे लो रिएक्टिविटी में मेटल का ऑक्सीजन के साथ थोड़ा बहुत लगाव था, डांट देने से वो अलग हो गया, ऑक्साइड से अलग हो गया, माने ऑक्साइड उसका ऑक्सीजन अलग हो गया। लेकिन मीडियम में थोड़ा बॉन्ड ऑफ लव उनके बीच में मजबूत था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत था, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट को लाना हुआ, छड़ी का इस्तेमाल करना हुआ, स्टील के बेत का यूज़ करना हुआ, तब ऑक्सीजन अलग हुआ। लेकिन अब हाई रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे तो वहाँ पर बॉन्ड ऑफ लव इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि ना तो वो डांट से मानने वाला है, ना स्टिक से, ना बेत से मानने वाला है। तो क्या करेंगे, उनके प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर रेड्यूस कैसे कराना है, उनके लिए कौन से मेथड है। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखें कि किस प्रकार हाई रिएक्टिविटी सीरीज में बिलोंग करने वाले मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है। इसके लिए सबसे पहले कुछ बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे जो कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बिलोंग टू हाई रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो क्या है, हाई रिएक्टिविटी सीरीज में बिलोंग करने वाले कौन कौन से हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कुड़ीनाल, कारमांगे, ऑल्टो, याद है ना, ये हाई रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो बाकी के दोनों से डिफरेंट है, मैंने जो लो से बिलोंग कर रहे थे और जो मॉडरेट वाले थे। ठीक है, क्या इनमें डिफरेंस है, तो देखिए सबसे पहले द ओर्स फाउंड इन ऑक्साइड या क्लोराइड के फॉर्म में, जो हाई रिएक्टिव वाले मेटल होंगे उनके जो ओर्स होंगे वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे या फिर क्लोराइड के फॉर्म में होंगे।
लेकिन इसके पहले हमने पढ़ा था मॉडरेट वाले में कि वो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे या सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। लो वाले में पढ़ा था कि मोस्टली केसेस में जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। तो जहाँ कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में था वहाँ हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस का यूज़ किया था। तो यहाँ पर उससे काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले देखिए नोट देखेंगे इसका कि द ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल आर वेरी स्टेबल। स्टेबल का मतलब इनके बीच में, मतलब उस मेटल और ऑक्सीजन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो जल्दी टूटना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कर सकते कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्प्लिट और ब्रेक, लेकिन स्टेबल होता है, काफ़ी स्टेबल, एंड कैन नॉट बी रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं होगा। किसके द्वारा? तो मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या था? कार्बन। कार्बन का यूज़ हमने किया था मॉडरेट वाले में। आपको याद होगा कि जब कार्बोनेट वाले ओर्स हो या सल्फाइड वाले ओर्स हो तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद जो रिड्यूस करना था ऑक्सीजन को, तो हमने वहाँ पर कार्बन का यूज़ किया, और आयरन के केस में एल्युमिनियम का यूज़ किया था। ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट थे। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट है जो अधिकतर में यूज होता है वो है कार्बन, और कार्बन से रिडक्शन नहीं होगा। कार्बन की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो रिडक्शन करेगा। क्यों नहीं है? तो ये वाला लाइन याद रखेंगे, बिकॉज दिस मेटल्स हैव मोर एट्रैक्शन है, प्यार है, प्रेम है फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो मेटल्स हैं आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनको ऑक्सीजन से काफ़ी अधिक लगाव है, काफ़ी अधिक प्रेम है, काफ़ी अधिक दोस्ती है, और इसका बॉन्ड ऑफ लव जो है, बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। उनको या तो डांटा जाए, धमकाया जाए या स्टिक का प्रयोग किया जाए, वो अपने बॉन्ड को नहीं तोड़ता है। ठीक है, जिन चीज़ों का प्रयोग हमने मॉडरेट वाले और लो वाले में किया था, लो वाले में तो सेल्फ रिडक्शन हो गया था, मॉडरेट में हमने कार्बन एल्युमिनियम का यूज़ किया, तो उनसे मानने वाले नहीं हैं। इनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा कि इनको सेपरेट किया जाए, यानी मेटल को ऑक्सीजन से सेपरेट किया जाए। तो क्या लिख रहा है कि इनको काफ़ी अधिक अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन से, बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है कार्बन की तुलना में। हालांकि कार्बन क्या करता है, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ऑक्सीजन को चुरा लेता है, ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। लेकिन यहाँ कार्बन से भी, कार्बन का जितना जो है लगाव, कार्बन का लगाव जितना ऑक्सीजन से उससे कहीं अधिक लगाव इन मेटल्स का ऑक्सीजन से है। तो समझ में आया कि तोड़ना जो है प्रॉब्लम है, तोड़ने में दिक्कत आती है। सो कार्बन इज अनेबल है टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड के फॉर्म में जो होगा, चाहे वो क्लोराइड में हो, तो उसको हम लोग जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो उसको अलग करना दिक्कत है। अब नोट 2 देखेंगे, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस। जो स्पेशल ट्रीटमेंट का यूज कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब उसने डांट से नहीं सुना है, तो डांटने के बाद जो है वो अलग नहीं होता ऑक्सीजन से। जब मैंने स्टिक का प्रयोग किया, जब बेत का प्रयोग किया, उस समय भी वो नहीं माना। तो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है, इनको बिजली के झटके दिए जाएंगे, करंट के झटके दिए जाएंगे, तब जाकर ये मानेंगे। तो जिस प्रोसेस से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे यानी रिडक्शन करेंगे, तो उस प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तोड़ना, लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन का मतलब लिक्विड फॉर्म में, पिघली हुई फॉर्म में, क्लोराइड हो या फिर ऑक्साइड हो। समझ में आया? अब थर्ड वाले नोट को देखते हैं, और थर्ड वाले को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि व्हेन ए मोल्टेन, जैसे लिक्विड फॉर्म में होगा जो मेटल, ठीक है, मेटल क्लोराइड, अभी हम लोग मेटल क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे NaCl, ये जो है वो लिक्विड अवस्था में होगी।
ठीक है, मोल्टेन अवस्था में होगी। इज इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है बाय, क्या करते हैं, पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से गुजारेंगे, किसमें से, जो NaCl का लिक्विड होगा उस NaCl के लिक्विड से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देंगे। देन क्या होगा, जो प्योर मेटल होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा आपका कैथोड पर। दो टर्मिनल, दो इलेक्ट्रोड्स जो बने होंगे, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ पर कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव। एनोड क्या है, वो पॉजिटिव है। तो कैथोड पर क्या होगा, मेटल जाकर डिपॉजिट होगा, कैथोड पर मेटल जाके जमा होगा। और एनोड पर कौन जमा होगा, तो एनोड पर जो क्लोरीन गैस अलग होगा वो जमा हो जाएगा। देख ले और स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस प्रोसेस को, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए नोट नंबर 3, इस प्रोसेस को हम लोग अभी बनाकर क्लियर करते हैं डायग्राम के थ्रू। आप लोगों को दिखाना है कि किस प्रकार मेटल्स का मेटल क्लोराइड्स जो है उस क्लोरीन को अलग करना है, मेटल को अलग करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात है कि जो प्रोसेस हो रहा है उन प्रोसेस में कौन कौन सा चीज़ शामिल है। तो आप सबसे पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग तो करेंगे ही, ओर्स का मैंने कहा था वो सबके लिए कॉमन है। सेकेंड क्या था, कंसंट्रेशन, मतलब क्लीनिंग करेंगे ओर्स का, सफाई करेंगे, उसमें जो भी गंदगी होगा जो सफाई करने से निकल जाए उनको साफ करके निकाल देंगे। और उसके बाद थर्ड फॉर्म में है हमारा, तो आइए थर्ड फॉर्म को हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। किसको, तो मोल्टेन मेटल क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करके किस प्रकार प्योर मेटल गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखते हैं। जो है हम लोग देखेंगे जो इस प्रोसेस को हमने अभी लिखा कि जब कभी मोल्टेन अवस्था में, जब मोल्टेन क्लोराइड हो, मेटल का कोई क्लोराइड, जैसे मैंने लिया NaCl सोडियम क्लोराइड, तो मेटल का जो मोल्टेन क्लोराइड होगा उसको हम लोग किस प्रकार जो है उससे प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब ये मोल्टेन है मतलब पिघली हुई अवस्था में है, एक्वेस सॉल्यूशन है, लिक्विड है। तो लिक्विड में क्या होता है, ये NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है ना, जो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करके या लूज करके बना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जब मोल्टेन अवस्था में होगा, जब लिक्विड में होगा, तो जितने भी पार्टिकल है ये NaCl के वो अलग अलग घूम रहे हैं। देखिए ये हो गया Na प्लस Na प्लस घूम रहे हैं। यहाँ भी Na प्लस सारे में इसके पार्टिकल घूम रहे हैं। क्या Na का ही पार्टिकल घूमेगा, यहाँ टहल रहा है ना, लिक्विड अवस्था में टहल रहा है, नहीं, यहाँ क्लोरीन का भी, तो क्लोरीन का क्या है हमारा, क्लोरीन का है Cl माइनस, अलग अलग आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सब भ्रमण कर रहे हैं। Cl माइनस ये घूम रहे हैं। अब होता क्या है यहाँ पर समझेंगे, ये हमारा क्या है, तो ये कैथोड है। कैथोड का मतलब क्या है, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड या टर्मिनल इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये जो कैथोड है वो क्या है, वो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में आप क्या देखते हैं कि नेगेटिव वाला जो है पॉजिटिव की ओर या पॉजिटिव वाला नेगेटिव में
अट्रैक्शन होता है, और वहीं पर सेम चार्जेज हो जाए, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन होता है। अब यहाँ देखिए जो सोडियम है, ये जो सोडियम है वो क्या है, पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन। तो स्वाभाविक है कि सोडियम जो है पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसमें जाएगा, जितने भी सोडियम वाले इसमें जाएंगे, नेगेटिव की ओर वो अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, सोडियम वाले। अब जी बचा है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन को अगर हम लोग देखेंगे तो क्लोरीन माइनस है, और चूंकि ये क्या है, पॉजिटिव यानी प्लस वाला टर्मिनल है, तो सारे क्लोरीन किधर भागेंगे, पॉजिटिव की ओर, सारे क्लोरीन पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर और नेगेटिव वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस जगह पर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। अब चूंकि सोडियम जो है अगर हम लोग लिखते हैं Na+, मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। कैसे बना था, जैसे 281, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी 281, तो ये 1 दे दिया था क्लोरीन को, तो इसके पास क्या है 28, तब पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है, कटायन बन गया। लेकिन अगर ये फिर से सोडियम बनना चाहता तो एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना होगा, गेन करेगा। तो गेन करने को हम लोग क्या कहते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये सोडियम पॉजिटिव है, प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ये माइनस है ना, माइनस किस कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेनिंग, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक आपका डिफिनेशन जो है और मिल गया रिडक्शन का। तो रिडक्शन का हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एक क्या मिल गया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि होगा तो वो भी क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, Na जो प्लस था उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और Na बना लिया, ठीक है। इसके पास 10 थे, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया 11, फिर से कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। ये हमारा क्या है, ये प्योर मेटल हो गया, बिल्कुल प्योर नहीं है बट प्योर मेटल हो गया, अलग हो गया क्लोराइड से, ठीक है। क्यों अलग हुआ, यहाँ पर करंट के झटके दिए जा रहे हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर जो आपका बैटरी है, सेल है, वहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब इसको तोड़ के अलग अलग कर रहा है। तो पॉजिटिव आयन वाले नेगेटिव टर्मिनल की ओर और नेगेटिव वाले पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और सोडियम बना देता है। इसी तरह अगर क्लोरीन वाले देखेंगे कि क्लोरीन वाले इधर चले गए तो उनका क्या ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखिए क्लोरीन वाले क्या करेंगे, क्लोरीन वाले एक इलेक्ट्रॉन अवॉइड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अवॉइड करेंगे। तो अवॉइड करने से क्या होगा, एक क्लोरीन मिलेगा। ये माइनस में था ना, क्लोरीन वाला क्या है, माइनस में, माने एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो ये लूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लूज कर रहा है, लॉसिंग हो रहा है, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी हमारा तीन डिफिनेशन हो गया ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड देन आफ्टर लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लोरीन क्या किया, इसके पास एक अधिक था, क्लोरीन का था ना 287, सोडियम से एक ले लिया था तो 288 बन गया, ये माइनस में आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, फिर से अपने अस्तित्व को प्राप्त करेगा। तो क्लोरीन एक दिया, फिर एक क्लोरीन जो है फिर एक इलेक्ट्रॉन का
त्याग कर दिया तो फिर से क्लोरीन, अब ये क्लोरीन क्लोरीन मिलके क्या बन गया, Cl2। Cl2 क्या है, गैस है, Cl2 गैस है। और ये कहाँ जमा हो जा रहा है, ये जमा हो रहा है आपका एनोड पर। ठीक है, तो एनोड पर क्लोरीन गैस चला गया, कैथोड पर प्योर मेटल आ गया। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से NaCl के मोल्टेन अवस्था में Na और Cl को अलग करके प्योर मेटल को, मेटल जब भी डिपॉजिट होगा वो हमेशा कैथोड में होगा, नेगेटिव टर्मिनल में होगा। आपको मैंने बताया था कि मेटल्स जो है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो लूज करता है, मतलब क्या है, वो हमेशा लूज करेगा। तो लूज कर दिया था तभी तो आयन बना। ठीक है, तो लूज करने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला किधर आके जमा होगा, नेगेटिव की ओर, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर। समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड से सेम प्रोसेस है, इसी तरह बनेगा। मेटल ऑक्साइड से हम लोग प्योर मेटल को किस प्रकार ऑब्टेन करते हैं। साइड में हम लोग देखेंगे कि हमने लिया मोल्टेन क्या लिया है, Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब मोल्टेन में है तो इसके भी आयन, ये भी आयोनिक कंपाउंड है, इसके भी आयन जो है फ्रीली मूव करेंगे। जैसे Al3 प्लस Al3 प्लस वैलेंसी कितनी होती है, बैलेंसी होती है 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लूज कर दिया था। ठीक है, और वहीं जो है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के जो आयन हैं वो क्या है, तो O2 माइनस O2 माइनस O2 माइनस O2 माइनस ऐसे फ्रीली मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग है, दोनों ही साथ में है। यहाँ पर जो है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है Al3 प्लस सब अलग अलग लेकिन मूव कर रहा है। जब हमने मोल्टेन में रखा तो ये क्या हुआ, अलग अलग मूव कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, फिर से वही चीज़ होगी। एल्युमिनियम जो है पॉजिटिव है, मेटल है, पॉजिटिव वाला है, तो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। एल्युमिनियम जो है वो नेगेटिव की ओर, माने इधर जाएगा, कैथोड में चला जाएगा, कैथोड में आ जाएगा। सारे एल्युमिनियम कैथोड में आएंगे। क्यों, क्योंकि इनको कटायन से एल्युमिनियम बनना है, फिर से एल्युमिनियम में रहना है, इनको अपना इलेक्ट्रॉन ले लेना है, तो वो तो नेगेटिव से ही लेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, जितने भी एल्युमिनियम है सब, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तो ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, ऑक्सीजन इधर जाएगा, क्योंकि वो 2 माइनस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है तो नेगेटिव है, नेगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा, तो ऑक्सीजन इधर जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि एल्युमिनियम जो है Al3 प्लस, इसने क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर से एल्युमिनियम बना लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो 3+ मैंने लिखा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो गेन करेगा तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हो रही है। एल्युमिनियम जो है वो 3+ माने 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसको एल्युमिनियम बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया, और हमारा एल्युमिनियम जो है ये प्योर अवस्था में मिल गया। कहाँ मिला, तो कैथोड पर मिला। ठीक है, कैथोड पर। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 माइनस, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसको अवॉइड करेगा, उसको लूज करेगा, तभी वो फिर से वो बन पाएगा। तो ऑक्सीजन चला गया एनोड पर, ऑक्सीजन जो है 2 माइनस ये लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। इसी तरह एक और एटम ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, O2 गैस, O2 गैस। तो O2 गैस कहाँ जमा हो गया, एनोड पर, और प्योर मेटल जो है वह कैथोड पर हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। किसका रिडक्शन,
तो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो और एल्युमिनियम हो, जिस तरह मैंने यहाँ दिखाया उसी तरह बाकी के मेटल क्लोराइड और मेटल ऑक्साइड को जो हाईली रिएक्टिव से बिलोंग करता है उनको अलग किया जा सकता है। और इस जो प्रोसेस को, जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें दिया जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है, तो ये माइनस वाला आने के कारण क्या हो गया, कैथोड, और प्लस वाला के कारण एनोड। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, मतलब ये आयन को तोड़ दिया और आयन को खींच लिया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींच लिया और पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयन को खींच लिया। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, पहले साथ साथ में थे, पहले कौन से थे, Al2O3, ये साथ में था एल्युमिनियम का ऑक्साइड, इनको मैंने अलग करके प्योर एल्युमिनियम प्राप्त कर लिया। तो समझ में आया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, हमने लो रिएक्टिविटी वाले सीरीज के मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ा, मॉडरेट वाले का पढ़ा, हाईली वाले का पढ़ा। अब हमारा जो लास्ट प्रोसेस बचता है वो था रिफाइनिंग, मतलब इनको रिफाइनिंग क्या, कंसंट्रेशन जो हमने किया था वहाँ तो ऐसी गंदगी जिनको अलग किया जा सकता था, लेकिन कुछ गंदगी अब भी है, ये प्योर एल्युमिनियम नहीं है, इनमें कुछ और भी है, तो इनको हमें अलग करना होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग वाले प्रोसेस को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं।